असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूबी का चैनल। और आज हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं BT 501 हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी की ग्रैंड असाइनमेंट यानी कि स्पेशल असाइनमेंट फॉल 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। इस असाइनमेंट में हमसे तकरीबन 6 कंप्लीट सवाल किए गए थे। हम इन 6 के 6 सवालात के मुकम्मल तौर पे आपके साथ जवाब यहाँ पे शेयर करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो हमारी कंटेंट जो है उन तमाम बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर इन क्वेश्चंस से समझ के, ठीक है, क्वेश्चंस को समझने के बाद अपने खुद से लिखना चाहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि अच्छी बात है और मैं उनको इनकरेज करता हूँ हमेशा, तो बिल्कुल उनके लिए भी है। इसमें आपको एटलीस्ट विड पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि उससे ढूंढ रहे हैं किस स्लाइड से आया है, ये पेपर कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन। तो वो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि एटलीस्ट ये आया कहाँ से है क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर किस टाइप का हमने लिखना है। और मज़ीद जो बच्चे सोल्यूशन फाइल को लेकर और फिर उसमें बिट बिट कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको वो भी फराहम की जाएगी। तो आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था। क्वेश्चन था व्हाट इज़ RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए कंफर्म करना होगा कि RNA इंटरफेरेंस होता क्या है, ठीक है। तो RNA इंटरफेरेंस cells have many sophisticated ways of controlling gene expression in the multivarious environment of a cell. These mechanisms needed to be accurately targeted. These are multiple ways, there are multiple ways that use small RNA molecules to control gene silencing. This is called RNA interference or RNAi. RNAi is used by organism to control genes, but it can also be used as a tool in the laboratory. तो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है सबसे पहले कि क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ आर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, तो उसी को लेते हुए हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि आर इंटरफेरेंस आखिरकार होता क्या है। तो हमने बताया है कि सेल्स जो हैं उनके अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उनको वेज इख्तियार किए होते हैं, ठीक है, कि आपने मुख्तलिफ जीन जो हैं, जीन्स का काम होता है प्रोटीन्स को बनाना आगे, ठीक है, कि मुख्तलिफ काम्स को आगे काम करना, कि मिसाल के तौर पे कि इस ब्रेन सिग्नल ने क्या काम करना है। तो ये तमाम काम जो है हमारे कर रहे होते हैं सेल्स की तरफ से RNA, ठीक है। तो हम इस मल्टीवेरियस इन्वायरमेंट होता है और सेल्स के अंदर कोई एक काम नहीं हो रहा होता, बहुत से मल्टीपल काम हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ये एक इन्वायरमेंट होता है। तो इस इन्वायरमेंट को एक्यूरेटली कि हम जो चाह रहे हैं करना, मिसाल के तौर पे में क्या होता है कि हम घर से निकले कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जाएंगे, चैनल खोला हमने, ठीक है, टूबी का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा नहीं होता। और रास्ते में कोई और वीडियोस आ जाते हैं, आप वहाँ पे ठहर जाते हैं, इंस्टाग्राम के बहुत। तो ये टॉपिक से हट गए हम। मेन चीज़ पता है कि कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट में से आपने एक्यूरेट चीज़ करनी होती है। मिसाल के तौर पे जीन का अगर काम है कि उसने ये प्रोटीन बनानी है और कितनी मिकदार में बनानी है, तो इसी के लिए मुख्तलिफ RNA जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये RNA है जिनको हम कहते हैं स्मॉल RNA मोलिक्यूल, ये जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। केस कोई ऐसी जीन है जो कि अपने हद से तजावुज़ कर गई है, अपने जो क्या कहेंगे अब इसको, हम थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसको कहेंगे कि अगर अपनी तमाम की तमाम वो हदों को अबूर कर चुकी है तो हमें उसको मारना ज़रूरी होता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो उसको हम साइलेंस करने के लिए RNA मोलिक्यूल यूज़ होते हैं, RNA इंटरफ्रेंस। और इसके अलावा यही इसमें है। तो मज़ीद आप इसको पढ़ लें, देख लें, तो इसमें इसी टाइप की कुछ चेंजेस जो हैं आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमें जो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन इन प्लांट्स, फिर हमसे दूसरी इसी क्वेश्चन में पार्ट पूछा गया है, वो पूछा गया था कि हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है प्लान में वो हमें बताएं। तो इसकी सबसे एप्लीकेशन हम देखते हैं। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है एलर्जन रिडक्शन। एलर्जन रिडक्शन क्या होते हैं? फूड एलर्जी इज़ वेरी कॉमन। जो फूड एलर्जी है ये एक बहुत ही आम है कि हमें अक्सर होता है कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो उससे हमें एलर्जी हो जाती है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ को किसी से होती है। हेल्थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
कंपोनेंट कैन कॉज एलर्जी टू सेंसिटिव वंस। अब मुख्तलिफ हेल्थी फ्रूट्स, फ्रूट डाल दो और वेजिटेबल्स हेल्थी होती हैं, आपको खाने चाहिए, लेकिन उनके कुछ कंपोनेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी में शुगर ज़्यादा है, ठीक है, या मज़ीद इसके अलावा किसी में कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोनेंट, किसी में इसके इसका कंपोनेंट, तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं किसी को सेंसिटिव कर सकते। तो हम ऐसे को ऐसे फ्रूट्स के अंदर अगर हम किसी स्पेशल मिसाल के तौर पे अगर हम स्पेशल पेशेंट के लिए फूड पे तैयार करना चाह रहे हैं वेजिटेबल की स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो आरएनए को हम यूज़ करते हैं कि इनहिबिट मल्टीपल एलर्जन इन मैनी फ्रूट्स, यानी कि वाई आरएनए वी कैन इनहिबिट मल्टीपल एलर्जन इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल एंड टमाटो ईटीसी। और मज़ीद टमाटो हो गया, एप्पल्स हो गए, इसमें मुख्तलिफ चीज़, क्योंकि एप्पल्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा एलर्जन है, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। और टमाटो जो है इसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको ये एलर्जीज कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला क्या था, एलर्जन रिडक्शन के लिए जो है हम आरएनए को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड ये एप्लीकेशन देखते हैं, वो एप्लीकेशन है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ किस चीज़ की है जी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स स्पॉइलेज ड्यू टू देयर कंपोजिशन। फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं इन्हें जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इनकी कंपोजिशन जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है। शेल्फ लाइफ कैन बी डिक्रीज बाय आरएनए, इनके भी स्पॉइलेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर हो गया या इनके से मुख्तलिफ कोई भी हमें न्यूट्रिशन वगैरह मिल गई, तो शेल्फ लाइफ जो है हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं वाया आरएनए टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे वी कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो वाया कंट्रोलिंग इथाइलिन प्रोडक्शन और राइपनिंग। और जो हम टोमेटो की जो अब हम मिसाल के तो स्पॉइलेज, अगर इन केस अगर हम इथिलीन को प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर, तो वो भी हमको रिड्यूस करेगी। या इसके अलावा इसकी राइपनिंग जो है, ठीक है, जो इसकी राइपनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी अगर कंट्रोल कर ली जाए, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसके अलावा अब हम सेकंड थर्ड हो दो चुकी हैं, थर्ड देखते हैं हम अपनी इसकी एप्लीकेशन, वो है सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम आरएनए को यूज़ कर सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर डिलीशियस बट समटाइम देयर सीड्स मेक अस अनहैप्पी, but RNA make us happy via seedless fruit. Further, needlessness, needlessness also increase their shelf life and make better texture. सो ये सीडलेसनेस है, इसने नीडलेसनेस यहाँ पे हमसे लिखा गया, गलती से मिस्टेक है, इसको काइंडली आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। आल्सो इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड मेक बेटर टेक्सचर, इसलिए कहा जाता है कि आप सोल्यूशन फाइल के पास जाने से पहले इसको एक बार पढ़ लिया करें, गो थ्रू करें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और अच्छा गाइस, आपको लग रहा होगा कि इसमें ये मेरी पहली वीडियो है चूँकि, ठीक है, तो मैं भी एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। और सबसे पहली बात जो मैं आपको लिखत दे जो आपको कंटेंट मैंने दिया हुआ एप्लीकेशन, ये मेरी अपनी असाइनमेंट्स थी, ठीक है, ये मैंने सबमिट करवाई थी और माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इसमें, मुझे 28 नंबर्स मिलता था। तो कि अब चूँकि मैं ये आगे के लिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आप किसी में बेहतर खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको जो कंटेंट है बहुत अच्छा मिलेगा इसमें आपको मज़ीद, ताकि वो बच्चे जिनको समझने में, कभी सोल्यूशन फाइल है ये तकरीबन, तो बच्चे जो कि समझ रहे थे तो उनको कंप्लीट में आगे हर चीज़ जो है उनको आगे एक्सप्लेन भी किया करूँगा कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ये किस तरीके से हुई है। तो काइंडली वो बच्चे जो परेशान ना हो कि यार हमने तो समझ के पढ़ना है, ये तो सब बच्चे ही लिख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मैं बिल्कुल ज़रूर फराहम करूँगा उस चीज़ से जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपने अगले एप्लीकेशन चलते हैं। हमारी अगली एप्लीकेशन है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की कर सकते हैं? ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड लेस फूड। दिन ब दिन दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही ले लें, जब तक हमें याद है, जब से हम याद करना शुरू किया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो 17,000 कुछ थी। वो 17 करोड़, सॉरी ये देखा फिर गलती हो गई हमसे, 17 करोड़ थी, फिर 20 करोड़, अब 20 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो इस दिन ब दिन बढ़ती इस पॉपुलेशन के लिए खुराक की कमी को पूरा करने के लिए हम आरएनए का यूज़ कर सकते हैं। मैनी पीपल फेस न्यूट्रिशन
deficiency by RNA we can increase the essential dietary nutrient in a regular diet। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं जो कि 3 वक्त का खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन वाइटामिन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें, सल्फर उनको नहीं मिल रही होती हैं प्रॉपर मकदार में, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती है। हम लोगों को पढ़ाई में प्रॉपर दिल नहीं लग रहा होता है कि थक जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है RNA के थ्रू हम रेगुलर फूड जो है अपने राइस में, अपनी वीट में, अपने मिल्क में, हम डिफरेंट टाइप की जो है डाइटरी न्यूट्रिशन जो है हम रेगुलर डाइट में उनको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। RNA इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन क्रॉप डिफेंस मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पे क्रॉप का एक अपना अनसाइड का एक मैकेनिज्म है कि उसने कोई भी अगर तो बीमारी आई है, कोई वायरस, किसी बैक्टीरिया ने उस पे के ऊपर अगर हमला कर दिया तो उसने किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। इट इम्प्रूव क्रॉप better parasitic weed resistance, insect viruses resistance and efficiency in bacterial and fungal resistance। आपको रिपीट कर देता हूँ, ये RNA is playing very vital role in crop defense mechanism. It provide better crop, parasitic weed resistance crop, insect viruses resistance and efficiency in bacterial and fungal resistance। तो ये हमारी तमाम एप्लीकेशंस थी RNA की प्लांट में जो कि हम हमारे काम आ सकती हैं। तो अगर इन सब का कंक्लूजन करना चाहें तो आपने क्योंकि देखना है हर क्वेश्चन जो लिखना है तो अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लिखना है कि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले। हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेके चलना। हमने उसको सबसे पहले बताया कि RNA क्या है, फिर उसकी हमने 5 ये अपनी अपने एप्लीकेशंस बताई प्लांट में, और हम एट द एंड जो इस क्वेश्चन को एंड करने से उसको कंक्लूजन बता रहे हैं कि अबव आर फ्यू देर आर मैनी लाइक इन मेल स्टेरिलिटी, जो अब आगे बताई गई हैं पीछे जो एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चंस की हमने लिमिट भी दी होती है तो उसको करने के लिए तो ये पता चल रहा है कि बच्चे के पास नॉलेज और भी है लेकिन जो कि इंस्ट्रक्टर ने खुद उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। तो वो हम इस तरीके से इसको कंक्लूड करेंगे कि अबव फ्यू देर आर मैनी मोर लाइक इन मेल स्टेरिलिटी एंड फर्टिलिटी थेराप्यूटिक altered phenotype, altered architecture, altered flower scent and color and abiotic stress response। ये मज़ीद एप्लीकेशंस हैं प्लांट में जो कि इसकी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है सोल्यूशन। तो इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमसे जो किया है उसने किया है जी, व्हाट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। डिस्कस एनी 4 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी। उसने हमसे पूछा है कि सबसे पहले तो बताएं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी होती क्या है और फिर इसके अलावा जो 4 क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी हैं वो आपने बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आखिरकार होती क्या है, किस चीज़ का नाम है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज आर दोज एबनॉर्मेलिटी विच अराइज इन क्रोमोसोम ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल जैसे इसके नाम से जाहिर है कि वो तमाम चेंजेस, वो तमाम एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आएंगी उनको हम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ कहेंगे। मिसाल के तौर पे चेंज इन स्ट्रक्चर कैन बी रिजल्ट फॉर एक्सीडेंटल ब्रेकेज। अगर हम ये देखना चाहें कि चेंज आया क्यों है, इसकी चेंज की वजह क्या थी, तब्दीली आई क्यों है ये, तो इस तब्दीली की वजह थी चेंज इन स्ट्रक्चर कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल ब्रेकेज, कि कोई भी एक्सीडेंटल की जो है वो ब्रेकेज हो सकती है कि मिसाल के तौर पे जो DNA जो है वो क्रोमोसोम वो टूट चुका है, मिसाल के तौर पे अटैक हुआ था या कुछ उसने ऐसी चीज़ें उस पर केमिकल वगैरह उसने यूज़ किए हैं, ठीक है, इसकी वजह से ब्रेकेज होगी। या मिसिंग सम क्रोमोसोम पार्ट, ये हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो मिस हो जाए और एक्स्ट्रा पार्ट या फिर इसके और जाए, और मे बी रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स, या फिर इनके इसके क्रोमोसोम के जो डिफरेंट पार्ट है वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो बिल्कुल इन्हीं 4 वजहों को लेकर आगे हमारी 4 ये वजह हैं और इन्हीं 4 वजहों को लेकर आगे हमारी ये 4 इसकी टाइप्स हैं। हमने क्या कहा कि एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाए, आपने इसको बिल्कुल माइंड में रखना है, ठीक है। इसके अलावा सब चीज़ मिसिंग हो जाए,
एक्स्ट्रा हो जाए, या इसके अलावा हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। तो यही चार चीज़ें हैं जो कि इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह बनती हैं, और इसी की बुनियाद पर जो है आगे इसकी चार टाइप्स हैं। तो आए अगर इसके हम टाइप्स को देखते हैं, वो चार टाइप्स कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है, टाइप्स ऑफ abnormality, फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर abnormality आर डिस्कस बिलो। इस तरीके से आपने इस असाइनमेंट को लेकर चलना है। सबसे पहली है डुप्लीकेशन। जिस तरह के नाम से जाएगा, हमने पहले बताया कि कोई चीज़ ऐड हो जाए। डुप्लीकेशन का मतलब क्या था कि वही चीज़ जो है दोबारा से आ जाए। सो व्हेन देयर इज मोर क्रोमोसोम कंपोनेंट इज प्रेजेंट इज more chromosome component present called duplication. Duplication are very helpful. मिसाल when there is more chromosome component is present, मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट की जहाँ पे एक की ज़रूरत थी, दो की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ दो एक के बजाय हमारे पास बहुत सी कंपोनेंट की डुप्लीकेशंस बन चुकी हैं। डुप्लीकेशन कहेंगे, सम डुप्लीकेशंस आर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन। और ये डुप्लीकेशंस जो है और ये तमाम चेंजेस जो हैं, ये हमेशा हमारे नुकसानदेह ही नहीं होती हैं। जिस तरह के आगे हम जानते हैं कि एवोल्यूशंस जो है इन चेंजेस की वजह से आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें एवोल्यूशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। डुप्लीकेशन इज़ रिपोर्टेड इन कॉर्न, ये कॉर्न में भी हमने देखी है। ड्रोसोफिला एंड पी जो हमारा प्लांट है, इसमें जो इसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाहिए, इसकी जो रिसर्च की गई है, इसमें जो देखा गया है, हमें जो मिली है ये कॉर्न, ड्रोसोफिला और पी में मिली है। दूसरी इसके बाद अगर हम अपने टाइप की तरफ जाते हैं तो वो है डिलीशन। डिलीशन क्या कहता है, इफ क्रोमोसोम लेस लॉस अ जेनेटिक सेगमेंट इज कॉल्ड डिलीशन। अगर कोई क्रोमोसोम अपना जेनेटिक सेगमेंट को लूज कर देता है तो उसको डिलीशन कहेंगे। डिलीशन कैन इंटर इंटर कैलरी और टर्मिनल, इंटर कैलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी। इफ सेगमेंट लॉस नियर बाय एंड then it will be terminal deletion, and if segment loss from the middle of chromosome then it will be intercalary. Deletion is observed in Drosophila and maize. Most of the time, deletion lead to death of the organism. तो जिसका हमने बताया था कि लॉस से अगर भी डिलीशन हमारे पास आ गई, इसमें बताया कि जो भी डिलीशन है, अगर कुछ भी अगर हमारे पास हो जाती है तो डिलीशन के आगे दो टाइप्स भी उन्हें बताई हैं कि इंटर कैलोरी है और टर्मिनल है। कि इनकेस अगर तो हमारे पास लॉस नियर बाय एंड होता है, अगर एंड से जो है अगर वो टर्मिनल डिली, तो उसको हमने कहना है जी ये हमारा है टर्मिनल होगी। अगर फ्रॉम द मिडल तो ये हमारे देन इंटर कैलोरी होगी। इसके बाद थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। अगर हम तो थर्ड टाइप है ट्रांसलोकेशन। समटाइम जेनेटिक मटेरियल इनसाइड क्रोमोसोम इज इंटरचेंज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। समटाइम क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड क्रोमोसोम है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। Translocation can be happen between non-homologous chromosomes, and it will be reciprocal translocation or lactimite crossover. Translocation is of two types. If one pair of chromosome is normal, then it is interchanged. Then it is the translocation is of two types. If one pair of chromosome is normal and the other is interchanged, then it is called heterozygous. And if both pair of a chromosome are interchanged, then it is called homologous translocation. ट्रांसलोकेशन हैव वाइटल रोल इन स्पेशल स्पीशीज डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, तो ट्रांसलोकेशन इसने यही बताया कि हमने बताया था कि इनकी कोई रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो उसी के हवाले से उन्होंने बताया कि इनके अगर कोई हमारे दो सेगमेंट इस तरह के होता है, हमें पता है क्रोमोसोम का, इनके अगर एक क्रोमोसोम हमारा जिसके जो कंपोनेंट है वो ट्रांसलोकेट होते हैं, यानी कि वो आप इंटरचेंज होते हैं, तो उसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। और अगर दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो अगर हमारे जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये स्पीशीज डिफ्रेंशिएशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। के बाद लास्ट है, ये है इन्वर्जन। दिस इज अनदर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी। इन इन्वर्जन द ऑर्डर ऑफ जीन इज रिवर्स्ड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन क्रोमोसोम। तो ये रीअरेंजमेंट है। सॉरी, पिछली हम जो ट्रांसलोकेशन थी उसमें हमने ये बताया है कि कोई जो पार्ट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इन्वर्जन में इसमें क्या उन्होंने बताया है, इन इन्वर्जन द ऑर्डर ऑफ जीन इज रिवर्स बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्रोमोसोम का जो एंगल है वो जिस लोकेशन पर होते हैं 180 डिग्री पे जो है वो चेंज हो जाता है। इफ इन्वर्टेड सेगमेंट कंटेन सेंट्रोमियर इट विल बी pericentric, and if no centromere then it will be
पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक है एंड ये दोनों पेरीसेंट्रिक ही नहीं लिखे हुए हैं, देखो यार। सेंट्रिक एंड, इसको हम देखते हैं, ये चेक करके बताएं मुझे दूसरा वर्ड क्या है, ठीक है। ये हमको कमेंट्स में मैं लिख दूंगा आपको, बिल्कुल ठीक। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन एंड इन्वर्जन आर गुड फॉर एवोल्यूशन। इन्वर्जन ये भी गुड अच्छी होती है एवोल्यूशन। तो ये हमारा पिछला सवाल मुकम्मल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो 2 सवाल अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सर ने हमसे पूछा है व्हाट आर डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक अप्रोचेज, इनलिस्ट देयर नेम्स एंड टू एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे इसका आंसर ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किल हुई है, थोड़ा सा घुमाया गया, क्योंकि इंटरनेट पर जब हम सर्च करते हैं तो हमें कुछ और इसके मुतालिक मिल रहा होता है। तो ये असल में जो क्वेश्चन है तकरीबन पीपीटी से आया है, इनके जो सर के लेक्चर्स थे उनमें से आया है, उसमें का आंसर कम्प्लीटली अवेलेबल है। तो क्वेश्चन के बाद दोबारा से समझने के लिए हम एक बार रीड करते हैं। डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक अप्रोचेज, डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक अप्रोचेज हम लिखने हैं और उनके बाद इनके नेम देने हैं और उसकी 2 एप्लीकेशंस भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक अप्रोचेज आखिरकार होती क्या है। तो डीएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फाइंड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस within human genetic mutation and sequences present in the human pathogens. DNA sequencing based diagnostic offer faster diagnosis and better treatment of diseases and new discoveries. In simple, DNA based diagnostic approaches deliver best outcome for patients around the world. तो इसमें यह बताया गया कि वो टेक्निक है, मिसाल के तौर पर टेस्ट फाइंड आउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसाइज, मिसाल के तौर पे एक हमने ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, में इसका इस्तेमाल है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने चेक करना है कि एक जो पेशेंट है उसका डीएनए कोई भी किसी भी जरासीम का जो डीएनए है वो हमारे पेशेंट के अंदर है या नहीं है, या इसके ठीक है जो अगर मिकदार है तो वो कितनी, तो ये बता रहा है विद ह्यूमन जेनेटिक म्यूटेशन। मजीद इसके अलावा वो ह्यूमन की जेनेटिक म्यूटेशन की केस वो जो जेनेटिक म्यूटेशन हम चेक कर रहे हैं कि वो म्यूटेशन है या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन का पैथोजन का जो डीएनए सीक्वेंस वो प्रेजेंट है या नहीं। और ये टेक्निक बहुत ही फास्ट है, इसमें जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं और ये हमारी दुनिया में जो है इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा आउटकम्स दे रही है। तो ये हमारा सबसे पहले हो गया कि व्हाट आर डेंस, ये हमने बता दिया। उसके बाद क्या इनलिस्ट देयर नेम, इसके आगे हम नाम देखते हैं और 2 एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड हैं हम जी, हमारे पास इसके देर आर डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक नेम आर लिस्टेड बिलो। तो ये टेक्निक्स कौन कौन सी है? डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइजेशन एट टारगेटेड सीक्वेंस। अच्छा ये चूँकि वीडियो क्योंकि ऑलरेडी मेरी ग्रैंड असाइनमेंट है तो ऑलरेडी जिस तरह आप देख भी रहे होंगे वो लंबी जा रही है और आगे भी चूँकि मज़ीद सवाल भी हैं और वो मज़ीद जो क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी हैं, उनमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा साथ समझने के लिए। तो मैं इनको आपको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, तो अगर आप जानना चाहें तो नेट पर सर्च करते हैं, आपको बिल्कुल एक कंप्लीट विकीपीडिया से की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम इसको सिर्फ आपको मैं नाम बता, यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं जो उसने बताया जी। डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइजेशन एट टारगेट सीक्वेंस है, टारगेट एम्प्लीकेशन बाय पीसीआर है, माइक्रो एरे है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर फॉर स्निप्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका ये एब्रीवेशन है। इसके बाद रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम, नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम, ये तमाम ऐप्स की आप जो कह सकते हैं टेक्निक्स हैं जो कि हम डीएनए बेस्ड हुए हैं तमाम। तो आगे इसकी एप्लीकेशंस ने हमसे पूछी थी। एप्लीकेशंस में है जी प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है ड्यू टू डीएनए बेस्ड डायग्नोसिस वी कैन फाइंड डिजीज इवन इन द फीटस। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि बच्चे में है, ठीक है, फीटस इन कहते हैं कि अभी जो नामौलूद बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनमें कोई भी अगर डिसीज़ है तो उसको हम उसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड अदर डिजीज़ and order diseases, tick disorder and order disease can be revealed by genetic testing by revealing changes in genes which can cause harm in future.
मज़ीद इसके अलावा कि आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जीन जो है वो आपका डिजीज़ एंड ऑर्डर डिजीज़ कैन बी रिवील बाय जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इसके साथ कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो गाइस आपसे कमेंट करने अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, या मज़ीद आगे इसके अगर हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमसे कमेंट में ज़रूर लिखें। और मज़ीद हमारा फेसबुक का पेज भी अवेलेबल है, वी यू मेडिकल टू बी के नाम से। तो उसमें भी आप हमारा डायरेक्ट इसमें आप हमें आके व्हाट्सएप का वहाँ पे हमारा नंबर अवेलेबल है, हमको ज़रूर व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको जो है उसके अकॉर्डिंग मज़ीद इलेबोरेट कर सकें सर आपको। तो मज़ीद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये आसान सा है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे करने में। उसने पूछा था राइट डाउन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मलाइन जीन थेरापी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बिल्कुल आसान है। देखें आपके सामने क्वेश्चंस हमने 4 से 5, लेकिन इसमें जो हमेशा जो बच्चों के नंबर जो हैं बहुत कम कटते हैं। इसमें नंबर क्यों कट जाते हैं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के मुतालिक जो होता है वो, क्योंकि गूगल का जो सिस्टम है प्लेगरिज्म चेक करने वाला वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, तो वो आपने ये जो लिखनी है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये चेक कर सकती हैं ये, क्योंकि मेरी असाइनमेंट इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखी हुई है। तो मुझे कोई भी उनको ज़ीरो प्लेगरिज्म मिला था। अब तो क्या करते हैं, मैं अपनी हर असाइनमेंट इंटरनेट से जो फ्री प्लेगरिज्म अवेलेबल उनसे चेक करके भेजा, तो उसमें तब भी कुछ ना कुछ जब मुझे रिजल्ट में आता था कुछ ना कुछ प्लेगरिज्म निकलता था। हालांकि वहाँ पे जब चेक किया तो वो ज़ीरो होता था। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, तो इनको वर्डिंग की चेंजेस ज़रूर करनी है। एज इट इज़ कोई भी ना लिखिएगा, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ लिखते हैं तो इसमें आपके प्लेगरिज्म के नंबर कटेंगे और सेम असाइनमेंट पे दोनों तमाम बच्चों को जो है वो नंबर ज़ीरो मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो ये असाइनमेंट है इसको एज इट इज़ आपने सबमिट नहीं करवाना है, इसको ज़रूर चेंजेस करनी है। और चेंजेस भी वो करने की कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मैचेस हों आपके। तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में आपको दे रहा हूँ, समझा भी इसीलिए रहा हूँ, थोड़ा टाइम भी इसलिए लगा रहा हूँ ना। मैं चाहता था इस तमाम प्रेजेंटेशन से म्यूज़िक लगा के तो हम आप इसको अपलोड कर सकते थे, लेकिन इसलिए आपके साथ बात इंट्रैक्शन करने का भी मकसद भी यही है, ताकि आप लोग जो है आपको इस बार बार जोर दिया जाए कि इनमें चेंजेस करनी है और उनको चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसी को अगर एलेबोरेट भी किया जा रहा है। सो सोमैटिक जीन थेरापी और जर्मलाइन जीन थेरापी में सबसे पहला डिफरेंस क्या है जी? इन सोमैटिक जीन थेरापी द न्यू जीन आर इंट्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल। जो भी नई जीन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जीन थेरापी यही होती है कि हम न्यू जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जो न्यू जीन इंट्रोड्यूस वो सोमैटिक सेल में की जाती हैं। सोमैटिक सेल होते हैं नॉर्मल सेल हमारे, ठीक है, जो और तमाम बॉडी के सेल हैं। और जर्म लाइन थेरापी न्यू जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन जर्म लाइन, जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनमें जो अगर कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं उनको जर्म लाइन कहा जाएगा। तो इसके अलावा ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हमने लिखा है जी, सक्सेसफुल टेक्निक्स आर अवेलेबल टू इंट्रोड्यूस जीन्स इन सोमैटिक सेल्स। जो हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल इस वक्त इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और सक्सेसफुल भी हैं वो कम्प्लीटली, जो कि सोमैटिक सेल में हम इन जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड देन इसके अलावा देर आर सम प्रैक्टिकल इश्यूज वाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इन जर्मलाइन सेल। अभी भी मजीद कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो कि अंडर स्टडी हैं और इंशाल्लाह होपफुल जो है फ्यूचर में वो भी ज़रूर रिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो ये हम डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसमें का थर्ड डिफरेंस है जी, इंट्रोड्यूस जीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल। जो भी जीन्स हैं हमने जो कि सोमैटिक सेल्स में ये तमाम इंट्रोड्यूस करवाए, तो जिस लिविंग सेल में जिसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो वो उसी सेल में रहेंगी, वो उस सेल से बाहर नहीं जाएंगी। इसके बाद अगला हमारा जो सवाल आ गया जर्म लाइन में, वो है इंट्रोड्यूस न्यू जीन कैन पास ऑन टू एन अदर जनरेशन। क्योंकि ये जर्म लाइन में हमारे इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो ये तमाम जो चेंजेस हैं ये आगे न्यू नस्लों में, अगर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है उसमें भी आगे चेंजेस हो पास थ्रू हो सकती हैं। आगे देर इज़ नो लेस एथिकल इशू, लेस मोस्ट ना होने के बराबर इश्यूज हैं। अल्दो इश्यूज इसमें भी हैं कुछ एथिकल इश्यूज कि आपको ये हम नहीं कर सकते हैं कि एक तख्लीक के ख़िलाफ़ है। और मज़ीद देर आर सम मैनी एथिकल इश्यूज़, जो बहुत से एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि रिलेटेड हैं। आप ये अगर इनके अगर फ्यूचर में कोई असाइनमेंट हमसे शेयर किया जाए तो उसमें ज़रूर आपको मैं कंफर्म करूँगा कि चीज़ें टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से करना वो हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये सवाल था, आसान सा सवाल था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इनके 10 नंबर का ये हमारा सवाल था, उन्होंने कंप्लीट किया, पिछले सवाल थे 5-5 नंबर्स के थे। तो ये क्वेश्चन इसमें हमें जो किया, ये पूरे 10 नंबर का सवाल उसने हमसे किया। क्वेश्चन ये किया जी, हाउ द ड्रग्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू लिपोसोम्स, कि लिपोसोम्स के थ्रू ड्रग्स जो हैं ये किस तरीके से आगे डिलीवर की जा सकती हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपोसोम। तो इसमें उसने हमसे चीज़ें जो कंफर्म की हैं, ये कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखने में बच्चे जो है इसको वो स्मॉल सा लिख देते हैं, इसको लेंथी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसको काफ़ी चीज़ें उसने पूछा। सबसे पहले उसने पूछा था कि हाउ द ड्रग्स कैन बी डिलीवर थ्रू लिपोसोम्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि ड्रग्स को डिलीवर किस तरीके से हमने करना है लिपोसोम्स के थ्रू। उसने कहा गिफ्टली एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, इसमें अक्सर जो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम रिस्पेक्ट जो उसके रिस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए करना लग जाएंगे। नहीं, हमने एक्सप्लेन जो करना है अब इसलिए हमसे सवाल जो उसने पूछा था कि डिलीवरी थ्रू लिपोसोम, ड्रग डिलीवरी, तो इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन भी फिर जो उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपने करना, और उसके बाद फिर अपने करेक्टरिस्टिक्स जो बतानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हम कंफर्म कर बताना चाहेंगे उसको हम कि लिपोसोम बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, ये कैसा सिस्टम है और किस तरीके से ये सिस्टम जो है ये सक्सेसफुल है। इसलिए हमारा को पहला क्वेश्चन का पार्ट था। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स जो कि हार्मफुल होती हैं। मिसाल के वो ड्रग्स जो जिस भी जगह टारगेट हम कर रहे हैं वहाँ के लिए तो बिल्कुल बेनिफिशियल हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ड्रग्स जो हैं हमारे लिए मजीद जो नॉर्मल ना उनको भी जो है वो ख़राब कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर टॉक्सिक टू सेल्स एंड प्रिवेंट देयर रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ। तो इसमें हमें कंफर्म करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं आर टॉक्सिक टू सेल एंड प्रिवेंट देयर रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ। जो सेल की रेप्लिकेशन को ग्रोथ को जो है उनको मुतासिर कर सकती हैं। सच ड्रग्स यूज्ड इन कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन कुड लीड टू द डाइवर्स साइड इफेक्ट एज दे आल्सो हार्म हेल्थ ह्यूमन टिश्यूज। जिस तरह हमने पहले बताया था, क्योंकि ये हेल्थ ह्यूमन टिश्यूज़ को भी हार्मफुल करती हैं, तो ये जो तमाम ड्रग्स हैं एडवर्स इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑन द अदर हैंड एनेबल हाई एफिशिएंसी विद मिनिमल साइड इफेक्ट। तो इस तरह की जो तमाम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को भी हार्मफुल कर सकती हैं, तो उनके लिए एक टारगेटेड एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक जो हमारा इल सेल है, जो हमारा बीमार सेल है, उसके ऊपर जाके इफेक्ट करें और उसी को वो किल करें। तो इसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा इन ड्रग्स की, और मिनिमल साइड इफेक्ट्स भी होने चाहिए। ठीक है, और इसी को आगे हम इंक्रीज समझना चाहें तो सिस्टम ये क्या आता है, लिपोबेस्ड डिलीवरी सिस्टम ये है क्या, लाइपोसोम्स आर दी concentric bilayer concentric bilayer structure होते हैं which is made up of some material as the cell membrane जिस मटेरियल की यानी कि प्रोटीन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ये भी इसी टाइप के मटेरियल जो है कंसेंट्रिक बाइलेयर यानी कि सैंडविच बाइलेयर, इनकी भी दो लेयर्स होती हैं, और उसके अंदर एक सेंटर में इसके अलावा हमारे पास लिपिड जो है एम्बेडेड होते हैं। बिल्कुल उसी टाइप की सेल मेम्ब्रेन की टाइप का ये हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं। इट हैज़ एक्वास्पोर इन दी सेंटर, एक्वास्पोर इनके पास सेंटर में होता है, लिपिड बाइलेयर, और जो लिपिड जो एक्वास्पोर है वो उनके सेंटर में होता है, और लिपिड्स की जो बाइलेयर होती है इनकी। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिपोसोम इज हाइड्रोफिलिक हेड। इनका जो हाइड्रोफिलिक इनकी जो मेन यूनिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन का जो liposome is a hydrophilic head which dissolve in the aqueous core, and hydrophobic tail which dissolve in the lipid bilayer membrane. तो जो इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ लिपोसोम इज हाइड्रोफिलिक हेड है इनका, विच डिजोल्व इन द एक्वस कोर, एंड हाइड्रोफोबिक टेल है विच डिजोल्व इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. Due to this unique property, liposomes are used for the targeted drugs delivery system. To deliver the molecule at the site of action, liposome can fuse with the other bilayer such as cell membrane. So drugs which could normally be unable to diffuse through the cell membrane
Now it can easily pass the cell membrane with the help of liposome. Intravenous route is most commonly employed for liposomal, but intramuscular, intraperitoneal, intranasal और oral can also be used. तो इसके अलावा जो ड्रग का सिस्टम है तो उसमें हम बताएं इसमें कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा तमाम हो गया चूँकि लिपोबेसिक सिस्टम क्या है। तो अब हम इम्पोर्टेंट ड्रग्स विच आर गिवन बाय लिपोसोम, तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम लिपोसोम के थ्रू दे सकते हैं वो एंटी कैंसर है। एंटी कैंसर में ये मैथो मैथोट्रेक्सेड मैथोट्रेक्सेड है ये, जो कि डानो डानोरोबिन्स डानोरोबिसिन डानोरोबिसिन है, विनक्रिस्टिन है एंड स्प्लाटिन है। ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। नेम्स में मैं माजरत खाऊँ कि मुझे इतनी ज़्यादा इनकी चूँकि यूज़ नहीं है तो सही नहीं है, बट स्पेल को कोशिश कीजिएगा कि आप इनसे चेक कर सकते हैं, स्पेल करेक्ट होना चाहिए। एंटी फंगल में जी हमारे पास एम्फोटेरिसन है। इसके अलावा एंटीबायोटिक में एमिकासिन है, एम्पिसिलिन है, सिब्रोफ्लेक्सिन है, क्लोरोक्विन है। अदर्स जो हैं इंटरल्यूकिन 2 एंड साइक्लोस्पोरिन, ये तमाम ड्रग्स जो हैं हम थ्रू लिपोसोम जो है इनको हम डिलीवर कर सकते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ लिपोसोम्स में जिसके तो मेन इसके फीचर जो मैं पूछे थे हमसे एंड में, वहाँ दे आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरल लिपिड्स, जो कि नेचुरल लिपिड से बने, ये एक इनका फीचर है। और मजीद दे आर बायोलॉजिकली इनर्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड वीकली इम्यूनोजेनिक, ये इम्यूनोजेनिक नहीं है और इजीली बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इनको डिग्रेड करना बहुत आसान है। पैसिव टारगेटिंग टू आरईएस इन्फेक्टिव डिजीज, पैसिव टारगेटिंग टू आरईएस है। इसके अलावा पोसेसिबिलिटी टू अवॉइड, इसके अलावा जिनका फीचर है वो है पॉसिबिलिटी टू अवॉइड आरईएस बाय पीजी ग्लाइकेशन, increased plasma circulation and increased half-life। इसके अलावा एक्टिव टारगेटिंग, reduced toxicity, enhanced efficiency। तो ये तमाम फीचर्स हैं तो जो इसके तो ये हमारा इतना लेंथी क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ है, यूनिक बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, डिस्कस इस ट्रीटमेंट ऑप्शन। उसने हमसे ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, उसने पूछा था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्योंकि और ये क्वेश्चंस भी हैं, इसमें भी आपको चेंजेस बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि इससे रिलेटेड कंटेंट भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तकरीबन में खुद से लिखना, आप खुद भी लिखना भी चाहेंगे तो बाद में जब प्लेगरिज्म चेक करने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें फिर मिल जाएगा कि यार ये तो मैं खुद से भी लिखा है। तो वजह क्या, क्योंकि इस पर कंटेंट लिखा बहुत जा चुका है। तो कोशिश करते हैं इसमें हम जो कोई बहुत एक रिड्यूस मैंने आपको दिया, कोशिश कीजिएगा इसमें आप चेंजेस करके जो है आप सब सबमिट करवा सकते हैं। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसके इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है। डायबिटीज़ 2 डायबिटीज जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये होती क्या है, दैट रीजंस शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि शुगर को जो है इसकी जो फॉर्म शुगर ग्लूकोज टू गेट इन द ब्लड इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एनर्जी बाय द सेल इन ब्लड इन दी बॉडी। जिसमें डायबिटीज़ जो आप सबको तकरीबन अच्छे तरीके से बताया कि इसको बीमारी क्या है कि शुगर जो है, शुगर का लेवल हमारा वो हाई हो जाता है, वो यूज़ नहीं हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म में, और इसकी एक्सेस को जो है हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 कहा जाता है। और टाइप 2 जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसका उसमें ट्रीटमेंट पूछा है, तो ट्रीटमेंट क्या है, द गोल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज क्योर इज़ टू केयरफुली कीप ब्लड ग्लूकोज विद इन द रेगुलर रेंज। चूँकि हमारी बीमारी क्या है कि शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो इसका आसान हल क्या है, सिंपल, कि हम जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हुआ उसको नॉर्मल रेंज पर लाएं, जो रिक्वायरमेंट है वो उसी रेंज में रहे। तो इसको लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थी डाइट, कि आप एक अच्छी डाइट जो है वो मेंटेन करें एंड एक्सरसाइजिंग हैबिचुअली आदत बनाएं। अपनी आदत जो है वो कभी छूटती नहीं है। अगर आपको पढ़ने की आदत लग जाए तो फिर आप पढ़ाकू बन जाते हैं, आपको किताबी कीड़ा कहा जाता है।
ठीक है। और अगर आप खेलने की पड़ जाए तो वो एक हैबिचुअल के एक आदत बना ली जाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज को और एक हेल्थी डाइट को अपनी आदत बना ले तो आप इसको जो है इजीली आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं बताया जी, हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग हैबिचुअली आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। Exercise drops the resistance of the cell to the action of insulin making. एक्सरसाइज जो ड्रॉप्स दी रेजिस्टेंट ऑफ सेल्स टू एक्शन ऑफ इंसुलिन मेकिंग, कि वो इंसुलिन मेकिंग की जो रेजिस्टेंट है एक्सरसाइज जो है उसको ख़त्म करती है, कि वो इंसुलिन बना रही हो कि इंसुलिन ने आगे उसको यूटिलाइज करना, तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस उसको बनने नहीं दे रहे होते हैं वो एक्सरसाइज जो है इनको ख़त्म करवाती है, ठीक है। इट इज़ सक्सेसफुल फॉर द ग्लूकोज टू गो इन दिस सेल फ्रॉम द ब्लड। ये एक्सरसाइज क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो ब्लड में ही रहती है। जब एक्सरसाइज करेंगे यूटिलाइज होंगे, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड से ग्लूकोज जो है हमारा सेल्स में जाएगा और सर्कुलेशन ही इसका ट्रीटमेंट है। इफ़ हेल्थी डाइट एंड वर्कआउट डज नॉट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि अगर नॉर्मल लेवल पे फिर तो बिल्कुल आप इस तरीका बिल्कुल सेट है, आपको जो है इसमें बिल्कुल ज़रूर आपको आराम आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है तो फिर इसमें जो है ग्लूकोज लीव इफेक्टिवली देन ड्रग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। देर आर वेराइटी ऑफ oral and injectable medications used to treat type 2 diabetes mellitus. Most persons with diabetes type 2 are initially prescribed मेटाफोर्मिन। मेटाफोर्मिन इनको स्प्रे आप वो ये लें, ठीक है। मेटाफोर्मिन मैस द manufacture of glucose by liver also drops the struggle of the cells to insulin making it easier for the cell to take up glucose from the blood circulation। वही जिसका काम है कि उसकी रेजिस्टेंस को कम करेगी और मेटाफॉर्मिन का यहाँ पे एक्शन इनके इन शॉर्ट जो बताया आपने इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मज़ीद इसके बाद ही अदर मेडिकेशन और सल्फोना सल्फोनाइले सल्फोनाइरेज है, DPP4 है, इनहिबिटर्स हैं, TZD हैं, SGLT2 हैं इनहिबिटर, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज हैं इनहिबिटर्स, इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टीन है एंड कोलिजी कोलिजीविलम है इन एंड इन इंजेक्टेबल। ये तमाम थी हैं ये। उसके अलावा जो इंजेक्ट कर सकते हैं वो GLP1 है, एनालोगस एंड इंसुलिन है जो कि आप इंजेक्ट कर सकते हैं। हेल्थी डाइट, एक्सरसाइजिंग एंड मेंटेन अ हेल्थी ब्लड वे, हेल्थी body weight are important aspect of diabetes management. Even if one on medication, a self-management plan like eating healthy foods and incorporating regular moderate intensity exercising into your lifestyle strategy to reduce stress at home and at work, ensuring adequate sleep and managing depression are important। वही बताया कि ट्रीटमेंट में कि ये तो हम मेडिकेशन तो हमने बता दी है, अगर आप अच्छा एक लाइफस्टाइल लेके चलते हैं तो बिल्कुल आप इसको जो है ट्रीट कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो कंक्लूजन एट द एंड आप इसका जो देना चाहेंगे क्या है, इन कंक्लूजन टाइप 2 डायबिटीज इज क्योर्ड बाय मिक्सचर ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। A diversity of drugs are available to treat diabetes. However, self-management through lifestyle plays a very important role। तो ये हमने उसको कंक्लूजन भी दे दी, बताया था मेलाइटिस क्या है, ट्रीटमेंट और फिर उसका कंक्लूजन। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है भी कंप्लीट हुआ और इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक लेंथी असाइनमेंट जो है वो भी कंप्लीट हुई है। बहुत वीडियो लेंथी हो चुकी है, नॉर्मली मेरी वीडियो तो लेंथी नहीं होती है और इसमें रिक्वायरमेंट भी कही भी है, स्पेशल असाइनमेंट है, हमारा मिड का पूरा एग्ज़ाम है तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा थे तो इस वजह से हमारी ये वीडियो लेंथी हुई है। बहुत सी इसमें मिस्टेक्स हो इनके मिस्टेक्स इस सूरत में कि जो प्रोनाउंसिएशन में मेरी थी वो इंशाल्लाह मैं करेक्ट भी करूँगा मज़ीद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया है। अगर आपको कुछ असाइनमेंट का सलूशन मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर का मैं नहीं कहूँगा, कर देंगे तो मेहरबानी, मुझे पता करेंगे भी नहीं आप, ताकि आपको चाहेंगे कि कम से कम बच्चे इसको देखें और कम से कम जो हैं वो फिर आगे आपको प्लेगरिज्म में इफ़ेक्ट ना हो ज़्यादा। नो इशू, शेयर ना करें, कमेंट ज़रूर करें कि इसमें किस तरीके से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, असाइनमेंट में किस तरीके से हम आपके साथ बेहतर जो है। और मज़ीद आपकी जो भी असाइनमेंट्स हैं अगर आपके सब्जेक्ट की
बीएस के वो तमाम से ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वो सब्जेक्ट जो कि अवेलेबल हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अबाउट में आज मेरे चैनल के मैंने लिखा हुआ है कि जिन तमाम सब्जेक्ट्स की मैं असाइनमेंट जो है अभी अपलोड कर रहा हूँ। फ्यूचर में मज़ीद भी हम इनको इंक्रीज़ करेंगे तो जैसे हमारी टीम बढ़ती जाएगी। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें टूपी का चैनल, ठीक है। और मज़ीद अगर आपको कुछ भी चैनल में अगर हम पास हमें कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट करें। इन दी लास्ट अगर आपको इस कंप्लीट ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो फेसबुक पे जाएं, हमारा पेज अवेलेबल है, पेज पर आएँ, आपको ये कंप्लीट जो है असाइनमेंट मिल जाएगी। लेकिन चेंजेस ज़रूर करनी है अपलोड करने से पहले, बार बार कह रहा हूँ, चेंजेस नहीं करोगे तो प्लेगरिज्म में आ जाएगा, सेम कंटेंट में आ जाएगा और मार्क्स आपके ज़ीरो हो जाने हैं। उसके फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। आपको एक क्राइटेरिया दे दिया है कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर हो सकता है, तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर एडिट करें और कोशिश करें खुद से इसमें कुछ जो वर्ड जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करें ताकि सिमिलैरिटी कम से कम हो। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।